हाय एवरीवन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देख रहे थे हम लोग इस चैप्टर में। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है क्या, इसका इंथैल्पी चेंज क्या होगा, और इसमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में जो है हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को प्रभावित करते हैं उसके बारे में देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सभी। इम्पॉर्टेंट मीन्स यूनिवर्सल बोला जाए, हर जगह जो यूज होगा उसके बारे में कहीं ना कहीं तो आपको सीखना ही होगा। अब कुछ टॉपिक्स वैसे हैं जो एक बार आ गए चैप्टर में, चलो फिर आगे नहीं आएंगे, तो वैसे टॉपिक्स पे ज़्यादा लोड नहीं लेना होता है। लेकिन जो टॉपिक्स यूनिवर्सल है, जो आगे हर जगह आने वाले हैं, वैसे टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। तो फैक्टर्स affecting the value of electron gain enthalpy या electron affinity। नंबर 1, एटॉमिक साइज। डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। Electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size, just like ionization energy। क्या वजह है इसका, क्यों होगा ऐसा? तो साइज बढ़ने से क्या प्रभावित हो सकता है, आप इसे देखो कि एक एटम इतना बड़ा है, वैलेंस शेल ही केवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और दूसरा एटम इससे भी बड़ा है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करना है? आउटर मोस्ट शेल, दोनों आउटर मोस्ट शेल ही हैं, मतलब इसके लिए यहाँ ऐड होगा और इसके लिए यहाँ ऐड होगा। अब जब यह इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इस एटम में जिसका साइज छोटा है, दिस इज अ स्मॉलर साइज एंड दिस वन इज लार्जर साइज, ऐसा। तो जब यह स्मॉलर साइज वाला आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यह न्यूक्लियस से करीब है, नज़दीक है, तो इधर या न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। अब इसके तुलना में ये वाला इलेक्ट्रॉन तो भाई न्यूक्लियस से दूर है, और दूर है तो यह इधर अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन उतना नहीं जितना ही कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, वह ज़्यादा मजबूत होगा इसके तुलना में। तो ऑब्वियसली जो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा वह भी ज़्यादा होगा इसके तुलना में, जो एनर्जी रिलीज होगा। तो बेसिकली मोटा मोटी हम लोग ऐसे बोलें कि एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है कि वह जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उसके और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब वह जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वह न्यूक्लियस से दूर होगा यदि एटम का साइज बड़ा है तो। और चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब कि यदि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो वहाँ उसके लिए कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा? कम। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ध्यान रखोगे इस बात का। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस आधार पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था कि न्यूक्लियर चार्ज experienced by
experienced by the outermost इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता रहा है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब फिर से मान लिया जाए ऐसा कि एक एटम साइज दोनों का लगभग एक जैसा, माने लगभग एक जैसा न्यूक्लियस, ऐसे थोड़ा बहुत अंतर है, छोटा बड़ा। अब यहाँ आउटर मोस्ट सेल के पास पहुँच लो कि इस तरह से चार्ज पहुँच रहा है, 2 एरो से दिखा रहे हैं। अब इसी के पास मान लो कि यहाँ पहले से ज़्यादा चार्ज पहुँच रहा है, 3 एरो से दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसी में ऐड होना है दोनों केस में, आउटर मोस्ट में। तो ज़रा बतलाओ कि जो इलेक्ट्रॉन को आप ऐड किए वह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ फील करेगा। तो एकदम स्पष्ट सा दिख रहा है हम लोग को कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, 3 एरो से दिखाएं मतलब ज़्यादा, यहाँ 2 एरो से मैंने थोड़ा कम। तो जब इस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। अरे जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा मतलब जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है इस केस में अधिक होगा यहाँ के तुलना में। तो ये भी वही बात हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, मतलब आउटर मोस्ट के पास ज़्यादा चार्ज पहुँच रहा था, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब चूँकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए फिर इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए आपको कि यह एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर किस पे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आखिर किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्टली नहीं देगा, वो इनडायरेक्टली होगा। पहले वहाँ से एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखना होगा, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन देखना होगा, तब जा कर के जो है ना क्लियरली आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं। और इन दोनों फैक्टर्स के बारे में तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किए थे सेलेटर रूल की मदद से, कैसे वैरी कर रहा था, किस पे डिपेंड कर रहा था, इसको देख चुके थे। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो आई थिंक कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। तो इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, ये एक्सप्लेन करने आता है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। उसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, और नहीं तो बस खाली इतना याद रख लो कि उल्टा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत है। अगर यहाँ जाता है कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैरीज इन्वर्सली विथ एटॉमिक साइज, तो फिर लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैरीज इन्वर्सली विथ एटॉमिक साइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। और लिख देना कि when atomic size increases the distance between outermost cell and nucleus increases, that is when electron now added to the outermost cell it experience less attraction towards the nucleus, so less amount of energy will be released, that is lower value of electron gain enthalpy। ऐसे करके और नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करता है, और बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल नए अंदाज में इस सेंस में कि आयोनाइजेशन एनर्जी के तुलना में यहाँ कहानी उलट जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था तो फिर वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगता था, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ ज़्यादा होता था। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो, तो फिर ऐसा यहाँ कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से,
तो या इन्वर्स वेरिएशन शो करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में डायरेक्ट वेरिएशन था और यहाँ जो है इन्वर्स वेरिएशन होगा। कैसे क्या, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो हम लोग जानते हैं P3D5F7 जो कि हाफ फील्ड सबसेल हैं, जो क्या हैं, हाफ फील्ड सबसेल हैं, और P6D10F14 ये क्या है, फुल फील्ड सबसेल हैं, फुल फील्ड सबसेल हैं। अभी हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल तो हम लोग जानते हैं मोर स्टेबल होता है, तो मोर स्टेबल होता है, इसका मतलब कि यदि इस केस में इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाह रहा है तो गेन करना भी नहीं चाहेगा, तो या इलेक्ट्रॉन गेन करना भी नहीं चाहेगा, तो लिखते हैं हम लिटिल टेंडेंसी टू लूज एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन। किस केस में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना हो, दोनों टेंडेंसी क्या होगा, कम। इसको तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा। और जब ऐसे सिचुएशंस हो, जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जिस किस में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का टेंडेंसी काफ़ी कम रहे, तो अब लूज करने का टेंडेंसी कम था तो फिर एनर्जी ज़्यादा लग रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक हो रहा था। अब गेन करने का यदि इसका कोई मोड ही नहीं है कि यदि P में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से है, अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, नहीं चाहेगा कि भाई P3 है, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो P4 हो जाएंगे, मतलब ना तो हाफ फील्ड रह पाएंगे ना तो फुल फील्ड रह पाएंगे, तो हम क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करें, नहीं करना चाहेगा। और उस केस में आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर से वही बात हुआ कि यदि अगला का कुछ मूड नहीं है और आप ज़बरदस्ती उससे कुछ करवाना चाहते हो, होता है ना कि गांव घर में कोई बच्चा को या कहीं भी जो है बच्चा को कुछ बोलो, बापू जरा ये काम कर दो, थोड़ा ऐंठ गया, नहीं करेंगे, तो फिर क्या करोगे, उसको बहलाने फुसलाने के लिए कुछ दोगे, क्या चलो 5-10 रुपया दे दो या कुछ खाने पीने वाला चीज़ दे दो कि लो अब कर दो, हो जाएगा काम। तो वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहेगा, क्यों गेन करे, स्टेबल है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, और उसके बाद भी तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी भी दो, उसके बाद भी यदि इसका इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का और आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसका मतलब कि फिर आप एनर्जी भी दो। हाँ, मतलब ऐसे केस में यदि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में, तो उस केस में एनर्जी भी देना होगा ताकि उस एनर्जी के मदद से वह इलेक्ट्रॉन वहाँ जुड़ा हुआ रहे। तो यहाँ लिखते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, a stable electronic configuration, either half filled or full filled. So elements having a stable electronic configuration have very little tendency, or even no tendency to gain electron, and therefore energy must be supplied to hold the extra added electron, towards the
nucleus, that is the electron gain enthalpy will have positive numeral value, ऐसे करके कि वैसे एलिमेंट्स जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब या तो हाफ फील्ड है या तो फुल फील्ड है, तो है वेरी लिटिल टेंडेंसी और इवन नो टेंडेंसी, तो वैसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने का या तो बहुत कम इच्छा होता है या इच्छा नहीं होता है, और इसीलिए एनर्जी भी सप्लाई करना होगा आपको, ताकि जो आप अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हो वह अच्छे से जुड़ सके, होल्ड कर सके न्यूक्लियस के लिए। मतलब इस केस में चूंकि एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, बस इस वर्ड को पकड़ लो, तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्या चीज़ में हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। तो वैसे कोई भी एलिमेंट्स जिनका स्टेबल कन्फिग्रेशन है आइदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो वैसे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। कि जैसे नाइट्रोजन गैसियस आइसोलेटेड एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो 31 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना भी पड़ता है, तब जाकर के N- का फॉर्मेशन होगा। और इसके लिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हो जाएगा +31 किलो जूल पर मोल। उसी प्रकार से नोबल गैस नियॉन, यह भी यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 116 किलो जूल पर मोल, और तब Ne- बनेगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा +116 किलो जूल पर। इन दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू में है। क्यों? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, p में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक ऑर्बिटल में एकक, मतलब हाफ फील्ड। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, p में 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब फुल फील्ड। और हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल सबसे यार, अभी देखिए क्या स्टेबल है तो एनर्जी देना होगा उस केस में, सिंपल सी बात है। हाफ फील्ड वाले से ज़्यादा एनर्जी लग रहा है फुल फील्ड के केस में। इसका एक वजह ऐसे भी समझ सकते हो कि नियॉन में यह वाला वैल्यू अधिक क्यों है। नियॉन के केस में ये वैल्यू अधिक क्यों, आखिर इस भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल था, तो यहाँ 31 है एनर्जी जो देना पड़ रहा है, तो यहाँ 116 इससे लगभग 3 गुना हो 4 गुना है। क्यों? तो इसका ऐसे मतलब समझ सकते हो कि नियॉन में जैसे 1s2 2s2 2p6 हो गया, अब जब आप ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यह इलेक्ट्रॉन अब 2p7 नहीं हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो 2p7 थोड़े होगा, p में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो अब यह जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 3s1 में जाएगा। मतलब सेल चेंज कर जाएगा सेकेंड से थर्ड। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 2p4 p में ही रहेगा, p में ही रहेगा, मतलब कि सेकेंड सेल में रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जा रहा है जबकि इसका वही सेल में जा रहा है, तो थर्ड सेल में जा रहा है मतलब एक नया सेल ऐड हो जाएगा, और जब नया सेल ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वह न्यूक्लियस से दूर रहेगा, तो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन के लिए फिर क्या करना होगा, और ज़्यादा एनर्जी देना होगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना होगा। मतलब नाइट्रोजन का सिचुएशन ऐसा है, नाइट्रोजन का सिचुएशन ऐसा है कि 2 सेल पहले से थे और यह इलेक्ट्रॉन भी इसी में जा रहा है। लेकिन नियॉन का कहानी ऐसा नहीं है, नियॉन में था कि ये 2 सेल पहले से थे, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा, अब इसके लिए यहाँ से एक नया सेल क्रिएट होगा ऐसे। तो अभी देखो डिस्टेंस बढ़ गया, तो फिर इसको इधर अट्रैक्ट करो, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा, क्योंकि इसका जहाँ तक प्रोटॉन था तो यहाँ तक बैलेंस कर ले रहा था,
और अब आप सेल नया ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन का एडिशन के चलते नया सेल तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, तो उस केस में फिर यह न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा, मतलब एनर्जी ही नहीं देगा, चार्ज ही नहीं देगा, तो फिर इसको बाहर से पूरा का पूरा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए नियॉन के लिए यह जो वैल्यू है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वह उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी नोबल गैसेस हैं सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। कोई बुक्स में या कहीं कहीं आप पढ़ोगे कि लोग बता देते हैं कि जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है मतलब यहाँ तक बात सही है कि ठीक है वो सबका फुलफिल्ड है, स्टेबल है, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब वे इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे। यहाँ तक बिल्कुल भी गलती नहीं है, ठीक है इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा कि क्या मतलब है, अपने से गेन नहीं करेगा, हम ज़बरदस्ती तो दे ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अपने से नहीं करेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, हम चाहे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। उसमें किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो, चाहे उसका इच्छा हो या ना हो। तो 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना सही नहीं है। किसी भी एटम या एलिमेंट के लिए 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आप पॉजिटिव नेगेटिव के आप बता सकते हो कि स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और नहीं तो वैसे नॉर्मली नेगेटिव होगा, तो वहाँ तक बात सही है। लेकिन 0 बोल देना जो है ठीक नहीं है। तो अब ऐसे बोलोगे कि नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 0 नहीं बोलना है। क्वेश्चन यदि आ जाए कि व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि नोबल गैस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि नोबल गैसेस हैव फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल, सो व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द नोबल गैस, दिस एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई न्यू सेल। हर नोबल गैस में यही बात है, कोई भी नोबल गैस आप लोगे ना तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे नया सेल में ही जाएगा, क्योंकि उसका वैलेंस सेल पूरा भरा हुआ रहता है। सो व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द नोबल गैस, दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई न्यू सेल, दैट इज द एडेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, so an extra amount of energy must be supplied along with the electron to hold this electron properly to the nucleus, and since energy is supplied, that's why noble gases have positive electron gain enthalpy। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन इससे आ सकता है, 2 तरीके का क्वेश्चन। दो तरीके का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, which one has positive electron gain enthalpy। ऑप्शन है फास्फोरस, आर्गन, O-, डी में ऑल ऑफ दिस। ऐसे इसी में द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy of noble gases is due to option A, a stable half filled electronic configuration, a stable full filled electronic configuration, addition of new cell, और बोथ बी एंड सी। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन का तरीका समझो ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे, तब चीज़ें क्लियर होंगी। बताया जाए
किसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, पॉजिटिव मैंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखना है बस। तो लास्ट में होता है 3s2 3p3, तो 3p3 में हाफ फिल, और अभी देखिए कि हाफ फिल फुल फिल वाले का पॉजिटिव होता है। आर्गन तो नोबल गैस है, 3p6 होता है, फुलफिल्ड है और स्टेबल हो गया। इसके लिए भी O माइनस है, तो माइनस है तो जैसा देखे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में कि माइनस वाले का तो वैसे भी पॉजिटिव होता है। अब O माइनस का कन्फिग्रेशन पे जाओगे तो 2p5 होगा। हाँ, O का 2p4 होता है, 2p5 हो जाएगा, तो यह स्टेबल नहीं है लेकिन माइनस चार्ज है, और माइनस वाले का प्लस होता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस सबका। उसमें है कि नोबल गैस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है, क्या वजह है, तो स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल फुलफिल्ड है, या फिर नया सेल ऐड होने की वजह से, या फिर दोनों, स्टेबल फुलफिल्ड या फिर एडिशन ऑफ न्यू सेल। ऑब्वियसली ये दोनों है, स्टेबल हाफ फील्ड थोड़ी होता है, नोबल गैस का फुलफिल्ड होता है, और फुलफिल्ड होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नया सेल भी ऐड होगा, इसलिए दोनों वजह से जो है इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से जो फैक्टर्स थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जो प्रभावित करेंगे वे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग वेरिएशन देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पीरियोडिक टेबल में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।